नमस्कार दोस्तों, 21 फरवरी के दिन जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है ना, उसका दोस्तों वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, यानी कि आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 21 फरवरी के दिन जो साइंस का पेपर होने वाला है ना, उसमें 100% टकराने वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। अच्छे से याद कर लो, अभी से भी बहुत अच्छा कर सकते हो। बस मेरा पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो देखना, तुम अच्छे नंबर लाओगे ऑब्जेक्टिव में पूरा सही करके, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको केवल वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर आर है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो दोस्तों, फार्मूला होता है एफ बराबर आर बाई टू, लेकिन एफ बराबर आर बाई टू नहीं दिया है, तो एक काम करो, एफ में टू में गुणा कर दो तो टू एफ हो जाएगा और बराबर में आर हो जाएगा। तो टू एफ बराबर आर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर, कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि फोकस दूरी निकाले। तो एफ बराबर दोस्तों होता है आर बाई टू, तो आर का मान 50 और बाटा में 2, तो 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, तो एफ का मान मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपका सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है तो वो कौन सा दर्पण होगा। तो आपको पता है दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि एफ का मान प्लस में है तो उत्तल होगा, अगर एफ का मान माइनस में रहता ना तो अवतल होता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम बराबर निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो माइनस भी बटे यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन माइनस भी बटे यू भी होता है, प्लस में भी बटे यू भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 5 नंबर, ये क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। दोस्तों, मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, सी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए। 6वां नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है। उभयलिंगी जंतु नहीं है तो मछली, केंचुआ, क्रीमी हाइड्रा, ये सब उभयलिंगी जंतु है, लेकिन मछली उभयलिंगी जंतु नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो मधुमेह नामक बीमारी उत्पन्न होती है। दोस्तों, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से आप याद रखिए, क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, कि मानव रक्त में 10 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा, तो 20 mg होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्री की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों 9 का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है। तो चेतना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो भीतर वाली। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं तो गार्ड कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर आपका 13 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया मुक्त होती है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, कि इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो लाल कलर यानी कि रेड। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो CO2, सिर्फ ऊर्जा, H2O सब होता है मुक्त। ऑप्शन नंबर दोस्तों 16 का आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 18 नंबर, ये क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। अर्धपरागम्य। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब कि माइनस में, ऋणात्मक को माइनस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और छोटा वस्तु से प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है दर्पण के कहाँ पर रहती है। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो जगह वक्रता केंद्र दे दिया है। वक्रता केंद्र दोस्तों दो जगह नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि वक्रता केंद्र
पर ही होगा, एक ही को होगा। दो जगह ऑप्शन आ चुका है तो दोनों पर टिक लगा दीजिए, बस एक ही को होगा। हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए बी में कुछ दूसरा होना चाहिए वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है दोस्तों, तो अच्छे से याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होती है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 22 नंबर, कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस में दोस्तों आभासी यानी कि काल्पनिक, हरासित यानी कि छोटा, और सीधा यानी कि सभी प्रकार के बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 22 का डी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। और अगर आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी तैयारी अभी तक शुरू से अच्छे से नहीं हो पाई होगी, या फिर जिनको डर लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में कहाँ सब्जेक्टिव क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो बाबू टेंशन मत लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी के शुभ अवसर पर आप लोगों को एक धमाका ऑफर दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक शुरू से अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए हो, पढ़ नहीं पाए हो, तो मेरे पास दोस्तों एक PDF नोट्स है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। समझो कि 90-95% आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन हर साल आता है। मैं हर साल देता हूँ, इस साल भी आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। 199 रुपये में ये PDF नोट्स मिल रहा है, लेकिन आपको ऑफर के तहत 185 रुपये में हम दे रहे हैं। इससे सस्ता दोबारा हमको नहीं लगता है कि आपको कभी मिल पाएगा। दोस्तों हम आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए PDF नोट्स का मतलब होता है कि हम इसमें ना आपको इंग्लिश का नहीं देंगे, मतलब कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका हम आपको नहीं देंगे। बाकी इसके अलावा हिंदी, नॉन हिंदी, उर्दू, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, जितना भी आपका सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का केवल VBI क्वेश्चन देंगे। VBI ऑब्जेक्टिव और VBI सब्जेक्टिव आपको देंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देंगे आपको, और वही देंगे जो एग्जाम में आने वाला होगा। मेन क्वेश्चन देंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं देंगे, मेन क्वेश्चन देंगे। उसको ले लो, एक बार रट्टा मार लो, एक बार रिवीजन कर लो, एक बार याद कर लो। आंसर सही देंगे, अभी नहीं कि आंसर कहीं से खोजना पड़े, आंसर के हम साथ देंगे। तो आप लोग उसे लेकर पढ़ लोगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगा। देखो हेल्प क्या मिलेगा, आप बोर्ड एग्जाम में 10,000 रुपया प्राप्त कर लोगे, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 10,000 रुपया फर्स्ट डिवीजन आने पर मिलता है। तो अगर आपका एक भी नंबर कम आता है ना, 299 नंबर भी आ जाएगा ना, तो 10,000 रुपया नहीं मिलेगा। इसलिए फर्स्ट डिवीजन करने की सोचो और 10,000 रुपया कहीं से भी प्राप्त करो। तो ये PDF नोट्स ले लेना। कैसे लेना है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा पे फ़ोन नंबर है, आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले समझ लीजिए, डायरेक्ट मत फ़ोन करिएगा, नहीं तो फ़ोन करके डायरेक्ट लगेगा पूछने कि ये वो कैसे कैसे, हम सब बता देते हैं। देखो ये हमारा पे फ़ोन नंबर भी है, गूगल पे भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी है, और इस नंबर से मैं व्हाट्सअप पे चलाता हूँ। आपको अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होगी तो आप इसी नंबर पर पेमेंट करके हमें या तो स्क्रीनशॉट दिखा देना व्हाट्सअप पर, या फ़ोन करके बता देना सर चेक कर लीजिए हमने पेमेंट कर दिया। हमें चेक कर लूँगा या फिर आपका स्क्रीनशॉट देख लूँगा, और आपके उसी व्हाट्सअप पर मैं PDF नोट शेयर कर दूँगा, आपके व्हाट्सअप पर ही शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं होगा ऑनलाइन की सुविधा तो किसी दूसरे से भी पेमेंट करा कर हमें फ़ोन करके उसी समय बता देना सर देख लीजिए हमने पेमेंट कर दिया, आप हमें PDF नोट्स भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और जो भी दिक्कत होगा इसी नंबर पर आप संपर्क करिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखी हो उसका प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आभासी और छोटा। ऑप्शन नंबर आपका क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण में ना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण, लेंस नहीं बल्कि दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर, दो प्रकाशिक माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपने मूल पथ से विचलित होने की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों।
तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गमन करती है, यदि I आपतन कोण और R अपवर्तन कोण हो तो साइन I बटे साइन R बराबर होगा दोस्तों तो n2 बटे में n1 के, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी पुस्तक के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा, तो 5 सेंटीमीटर दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग होता है, डी नंबर करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उस लेंस की क्षमता क्या होगा, 1 डायप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 50 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी 50 है तो उसकी क्षमता क्या होगा, लेंस उत्तल है तो प्लस में मिलेगा क्षमता। तो आपको पता है दोस्तों पी का मान निकालने के लिए 1/f फार्मूला लगाते हैं, 1/f का मान 50 है। अब इसको डायप्टर में चेंज करने के लिए तो हम लोग 100 से भाग देते, गुणा करते हैं, तो यहाँ से 50 से 100 दो बार में कट जाएगा तो पी का मान प्लस में 2 मिलेगा, माइनस में 2 नहीं प्लस में। क्यों प्लस में 2 मिलेगा, क्योंकि लेंस उत्तल है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि R बराबर दोस्तों R1 प्लस R2 और भी होता है डैश डैश, ये सब आपका श्रेणी क्रम में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब जो राशि उसमें समान रहती है वो कौन सी होती है, विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध, 3 से प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध, तीनों को जोड़ तो 6 मिल जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है, तो ताप का मान अचर रहता है, आपका आंसर सी नंबर होगा, हालांकि बी होगा, देखो ऑप्शन इधर उधर हो चुका है बट याद रखना ताप। अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में गर्म तार जिसको हम लोग जीवित तार बोलते हैं, ठंडा तार यानी कि उदासीन तार, भूयोजित यानी कि अर्थ तार बोलते हैं, तो ये 3 प्रकार के तार का व्यवहार किया जाता है, इन तारों का रंग होता है। पहले जीवित तार क्या होता है, काला होता है दोस्तों, नहीं सॉरी, जीवित तार यानी कि गर्म तार क्या होता है, तो लाल होता है, फिर उदासीन तार क्या होता है, काला होता है, फिर भूयोजित हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी हो जाएगा, लाल काला हरा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो इसको जोड़ोगे ना तो टोटल आर का मान मिल जाएगा 6 और वी का मान आपका 12 दिया है, तो आई का मान क्या निकालिएगा, आई का मान आपका वी बटे आर हो जाएगा, तो वी का मान 12 बटे में 6, तो कट जाएगा 2 बार में, आई का मान 2 एम्पियर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक से 2 मिनट में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान, तो दोस्तों 1 एम्पियर बराबर फार्मूला होता है 1 कूलम बटे में 1 सेकेंड, तो दोस्तों 1 एम्पियर का मान 1 ही दिया है और कूलम का मान निकालना है, सेकेंड का मान 2 मिनट दिया है, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 हो जाएगा, तो 120 सेकेंड हो जाएगा। अब आपका 1 में 120 में गुना होगा तो सी का मान क्या मिल जाएगा, 120 कूलम मिल जाएगा, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के चुंबक उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, को जूल पर कूलम कहा जाता है तो 1 वोल्ट को, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है, यह कथन है, तो ओम का नियम का है, भी समानुपाती आई आप लोग ओम के नियम में पढ़े ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना जाना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्रेणी क्रम में उसे जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तो का समतुल्य प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। R बराबर क्या होगा, R1 गुणे R2 और बाटा में R1 प्लस R2, ठीक है ना, R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार को किस विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, फ्यूज तार को
किस विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है दोस्तों? तो आपको जो फ्यूज तार होता है ना, उसको हम लोग किस किस तार में जोड़ते हैं? तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना, विद्युतमय तार में हम लोग जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक होता है टेस्ला होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर होगा। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये 52 नंबर नहीं है जी। तो विद्युत जनित्र ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नंबरिंग देखो इधर उधर हो चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक जो ऊर्जा होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यांत्रिक से विद्युत में कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो। डायनेमो को हम लोग जनित्र बोलते हैं। तो विद्युत जनित्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार के विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा का योगदान करता है? तो अवरक्त किरण। ऑप्शन में दोस्तों आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से बायोगैस का अवयव कौन है? मीथेन हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है दोस्तों? कवक। आपका ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा दोस्तों, बी नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अम्लों में किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? अम्ल में किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। बी नंबर करेक्ट जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसिटिक अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालने पर लिटमस का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो लाल कलर, नहीं लाल, हाँ लाल कलर का होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल में प्रवाहित करने पर चूना जल में क्या परिवर्तन होता है? तो 60 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो दूधिया हो जाता है, चूना जल को दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल क्या होता है? तो एक दोस्तों निर्बल अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तांबा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं करता है, क्योंकि तांबा जिंक की अपेक्षा में क्या होता है? कम विक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल को गर्म करने के फलस्वरूप बने एस्टर की गंध कैसी होती है? फल जैसी मीठी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि समान पीएच तथा पीओएच वाला विलयन क्या कहलाता है? उदासीन विलयन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा डालने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है, यानी कि 65 का आपका मिल जाएगा। 65 का आपका मिल जाएगा, नहीं H2 गैस नहीं, CO2 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों? CO2 गैस निकलेगा। बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? तो बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग में क्या परिवर्तन होता है? तो वो क्या हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? एथेनॉल यानी कि C2H5OH, ये जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त करती है? अच्छे से याद रखना, H2 गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुद्ध जल में H+ आयन का सांद्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगहीन द्रव की एक बूंद पीएच पत्र को बैंगनी बना देती है, रंगहीन द्रव निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा NaOH। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पीला दिखेगा दोस्तों। डी नंबर करेक्ट जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अनाक्सिक श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जो कि यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण होता है कहलाता है? तो उसे हम लोग दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि द्विखंडन कहते हैं। सी नंबर करेक्ट जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है 74 नंबर, पतियों या खाद्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अंतःपरासरण प्रक्रिया होती है जब कोशिकाओं को रखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्प अल्प पराशरी विलयन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है, तो श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है, सी नंबर करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में किस जीव में द्विखंडन की सबसे सामान्य विधि है, तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमीबा। इसे अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, अमीबा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करें। देखिएगा कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है, तो आपका हो जाएगा मुकुलन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम नहीं होता है, तो CO2 का मुक्त होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 80 नंबर, किण्वन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है, तो दोस्तों इसको याद करें अनाक्सी यानी कि अवायवीय श्वसन। अनाक्सी को हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सी को वायवीय श्वसन कहते हैं। तो 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसी को रट लेना है अच्छे तरीके से, बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है। ठीक है।